वेलकम बैक गाइज। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे आइंस्टीन मॉडल, जो माध्य ऊर्जा तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। तो उसके आगे का टॉपिक है, जो भी जितना बचा अपने को आज करना है। तो आज अपन इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ आइंस्टीन ने क्या क्या बताया था, ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ मिला था जो प्रैक्टिकल, उसको समझाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डुलोग एंड पेटिट। डुलोग एंड पेटिट ने CV = 3R बताया था कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू 3R के इक्वल होती है। लो टेम्परेचर पे डुलोग एंड पेटिट ने कोई जिक्र नहीं किया, इस कारण उनका नियम है वो लो टेम्परेचर पे फेल हो गया था। फिर साइंटिस्ट आए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन का मॉडल अपन पढ़ रहे थे, उसने आइंस्टीन ने क्या क्या अवधारणाओं को काम में लिया था वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। ठोस के परमाणुओं को स्वतंत्र माना था, उनकी आवृत्ति है वो एक समान होती है, वो ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, उनकी एनर्जी है वो En = Nhν से दी जाती है और इनकी प्रायिकता है वो e⁻⁻β के समानुपाती होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम के अनुसार दी जाती है। तो आज वहाँ अपन कैलकुलेट कर चुके थे माध्य ऊर्जा, दोलकों की माध्य ऊर्जा E बार से डिनोट किया था, जिसको E बार = hν अपॉन kT। E बार = मिला था अपने को hν e⁻hν अपॉन kT -1। ये वाला लास्ट में अपन ने रिजल्ट फाइंड आउट किया था। अब अपने को इससे आगे करना है, मेन मकसद है अपने को ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसलिए निकालनी है कि जब ठोस को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस कारण ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ली जाती है और उसे CV से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अपने को क्या करना है, आज CV की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें या माध्य ऊर्जा को काम में लेंगे। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई की जा रही है आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने ये कहा कि इन दोलकों की ऊर्जा है वो En = Nhν की फॉर्म में होती है और एनर्जी की वैल्यू सबसे कम वैल्यू hν है उसकी फॉर्म में दी जाती है। क्वांटा के रूप में hν है उसको फोटोन की एनर्जी या इसको क्वांटा बोला जाता है, एनर्जी पैकेट कहा जाता है। यानी यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स को काम में लिया जा रहा है आइंस्टीन के द्वारा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा होती है, उसकी वैल्यू होती है ½hν। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी बोला जाता है, जिसको उसकी वैल्यू ½ hν होती है। तो यहाँ अपन ने माध्य ऊर्जा निकाली है ना, इसके बाद में औसत एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये वाले टर्म आपको ऐड करनी होगी, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कि हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा ½ hν के इक्वल होती है। शून्य बिंदु ऊर्जा इतनी होती है तो हर एक दोलक की, प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा कितनी मिलेगी? औसत ऊर्जा मिलेगी, औसत ऊर्जा = ½ hν प्लस जो अपन ने माध्य ऊर्जा कैलकुलेट की hν डिवाइडेड बाय e⁻hν अपॉन kT -1। क्या किया है मैंने यहाँ? क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा है वो ½ hν के इक्वल होती है, इस कारण प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा = मिलेगा ½ hν प्लस hν डिवाइडेड बाय e⁻hν अपॉन kT -1। ये तो है माध्य ऊर्जा, E बार की वैल्यू है और ये हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा है। इन दोनों को ऐड करने पर अपने को औसत एनर्जी मिली है, एवरेज एनर्जी मिली। क्लियर? अब अपना काम तो है CV पे जाना, CV को कैलकुलेट करना ही अपना मकसद है। तो इससे पहले अपने को एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी होगी, वो वैल्यू होगी आंतरिक ऊर्जा। तो आप इसी में लिखना आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, जिसको इंटरनल एनर्जी, और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, U से डिनोट किया जाता है। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? अपन ये पढ़ चुके हैं कि ठोस में परमाणु हैं उनके कंपन विद्याओं की संख्या 3 होती है। ठोस में हर एक परमाणु है वो तीनों डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, X, Y एंड Z। यानी वहाँ स्वतंत्रता की कोटि अपन ने 3 ली थी कि ठोस का हर एक परमाणु है वो स्वतंत्र है,
वो एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में कैसे भी गति कर सकता है, घूम सकता है। तो ठोस में कुल परमाणुओं की संख्या n हो, एक परमाणु के संगत स्वतंत्रता की कोटि 3 थी। अगर वहां ठोस है वो कैपिटल N परमाणुओं से मिलकर बना है, एक परमाणु की कंपन विद्याएं की संख्या 3 है, तो इन n परमाणुओं के लिए कंपन विद्याओं की संख्या 3n होगी। एक परमाणु की कंपन विद्या है वो 3 है, तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है x, y एंड z, स्पेस में कहीं भी। तो n परमाणु लें तो उनके लिए कुल कंपन विद्याओं की संख्या 3n के इक्वल होगी। तो यहाँ जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू आएगी 3n मल्टीप्लाइड बाय ई बार। ठीक है, 3n मल्टीप्लाइड बाय ई बार नहीं, औसत एनर्जी आएगी। आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू होगी, हर एक परमाणु की 3 कंपन विद्या है, तो n परमाणुओं के संगत कंपन विद्याओं की संख्या 3n होगी। तो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो 3n मल्टीप्लाइड बाय औसत ऊर्जा, इससे दी जाएगी आंतरिक ऊर्जा। अब अपन इस आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू निकाल लें और फिर आंतरिक ऊर्जा से CV कैलकुलेट कर लेंगे। तो आओ यहाँ 3n तो है ही, अब इस आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू और पुट कर देते हैं। U की वैल्यू मिलेगी, U से डिनोट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, और औसत ऊर्जा की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी 3n। औसत ऊर्जा की वैल्यू थी हाफ hν। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हर एक दोलक की शून्य बिंदु ऊर्जा है, 0 पॉइंट एनर्जी है, प्लस जो माध्य ऊर्जा अपन ने कैलकुलेट की थी hν डिवाइडेड बाय e की पावर hν अपॉन kT -1। ठीक है, यहाँ तक ये है ठोस के दोलकों n दोलकों के लिए आंतरिक ऊर्जा। n दोलक है उनके लिए कंपन विद्याओं की संख्या 3n है, और ये है दोलकों की औसत ऊर्जा। ठीक, अब अपन कैलकुलेट कर लेंगे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, और ठोस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ली जा रही हैं, उसको CV से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम के इसलिए लेते हैं क्योंकि ठोस को टेम्परेचर देने पर उसके वॉल्यूम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपन जानते हैं कि CV इक्वल टू होता है CV इक्वल टू du/dt। ये ध्यान में रखना आप, CV इक्वल टू होता है du/dt। T यहाँ टेम्परेचर है, नोट टाइम, टाइम नहीं है यहाँ, टेम्परेचर है, तापमान है, U है वो अपनी इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। तो अपन इस टर्म का यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। तो आओ सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। 3n हाफ hν प्लस hν डिवाइडेड बाय e की पावर hν अपॉन kT -1। ये कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट यहाँ u की वैल्यू है वो यहाँ पुट की है d/dt, और u की जगह मैंने ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी 3n हाफ hν प्लस hν डिवाइडेड बाय e की पावर hν अपॉन kT -1। अब क्या करना है, वहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है इनका टेम्परेचर के साथ अवकलन है वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन जिस राशि के साथ कर रहे हैं तो वो 0 ही होता है हमेशा, ये जानते हैं अपन। तो जहाँ जहाँ टेम्परेचर आ रहा है वो वाले टर्म रख लेंगे, जहाँ टेम्परेचर नहीं आ रहा वहाँ वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ देखो 3n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n हाफ hν, ये यहाँ इस वाले टर्म में कहीं भी टेम्परेचर नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव है वो 0 होगा। बट यहाँ hν e की पावर hν अपॉन kT डिवाइडेड में t आ रहा है, यानी सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होगा। तो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो CV इक्वल टू 3n कांस्टेंट hν कांस्टेंट, डेरिवेटिव अपने को करना किसका है वो अंदर रख लो, 1/e की पावर hν अपॉन kT -1। यही इसका तो डेरिवेटिव करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यही टर्म बचेगी hν मल्टीप्लाइड बाय 3n hν तो मैंने बाहर ले लिया, d/dt 1/e की पावर hν अपॉन kT -1, इसी का अवकलन होगा। तो आओ अब इसका अवकलन करते हैं।
CV इक्वल टू 3n एच न्यू 1/x। नीचे वाले टर्म को एक बार अपन x मान लें, हालांकि x नहीं है, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 है, बट अपनी सुविधा के लिए अपन इसको x माने तो 1/x का अवकलन करते हैं, d/dx करें 1/x का, तो उसका अवकलन होता है -1/x²। इसका अवकलन होता है -1/x²। तो ये पूरा अपन ने x माना है, तो इसका अवकलन कितना आएगा -1/x², यानी नीचे वाले टर्म को अपन ने x माना, हाँ, तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1²। ठीक, ये वाला अपन ने x माना है नीचे वाला, तो -1/x²। ठीक, अब ये x तो नहीं है, इसका फिर से करेंगे, यानी इस टर्म का भी करना है और इस 1 का भी करना है। 1 का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, वो तो 0 हो जाएगा। अब इसका होगा e की पावर एच न्यू अपॉन के टी। e की पावर x का अपन जानते हैं e की पावर x ही होता है अवकलन, बट यहाँ फिर x नहीं है, एच न्यू अपॉन के टी आ रहा है, तो इसका t के रिस्पेक्ट में फिर से होगा। तो एच न्यू अपॉन के तो एज इट इज, और t का करेंगे तो 1/t है, 1/x है, तो -1/x², एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर। ये आया अपना अवकलन। क्या किए हैं, जस्ट सिंपल डेरिवेटिव किए हैं और कुछ नहीं किया। ये वाला है 1/x माना मैंने, -1/x², बट यहाँ ये x नहीं है, तो नीचे वाला जो अपन ने x माना है उसका फिर से डेरिवेटिव करना होगा, यानी e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 का करना होगा। तो इस 1 का t के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो 0 होगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। ये e की पावर एच न्यू अपॉन के टी है, इसका होगा। तो e की पावर x का अवकलन अपन जानते हैं, d/dx e की पावर x करें तो e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी यहाँ t होता ना, e की पावर t होता, फिर t के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आ जाती वैल्यू, बट यहाँ एच न्यू अपॉन के भी आ रहा है, तो इसका फिर से होगा। तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी का तो किया, तो ये तो e की पावर x आ गया, मीन्स इसका करेंगे तो -एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 1/t आ रहा है और 1/x का -1/x² होता है, तो -1/t² और एच न्यू अपॉन के है वो एज इट इज। क्लियर। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आप यहाँ देखो, एक नेगेटिव साइन यहाँ आ रहा है, एक नेगेटिव साइन यहाँ भी आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3n एच न्यू बार वाला, और वो एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर है, वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, के टी स्क्वायर, और e की पावर एच न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाय e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये माइनस है, वो पावर में से नहीं है, e में से माइनस है, कहीं ऊपर माइनस लगा दोगे तो यहाँ h की पावर 2, न्यू की पावर 2, t की पावर 2, k की पावर 1 आ रही है, तो अपन क्यों ना इस k को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लें। सेम ही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 वैल्यू देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो अपने टर्म एज इट इज ही रहती है। तो यहाँ मैंने k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है जस्ट, तो क्या हुआ यहाँ से 3nk, ये 3n लिख लिया, ये वाला k लिख लिया, ठीक है। h की पावर 2, न्यू की पावर 2, t की पावर 2 और k की पावर 1 और 1 2, तो इन सबको मैं इकट्ठा लिख के इन सब की इकट्ठी पावर लगा दूं 2, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे वाली टर्म एज इट इज, एच न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाय e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये अपनी वैल्यू आ गई CV की। अब क्या करना है, अब अपने को करना है, मानना है ये एच न्यू अपॉन के बार बार नया लिखना पड़े, इसके लिए अपन मान लेते हैं लेट एच न्यू अपॉन के है वो है थीटा ई, एच न्यू अपॉन के है वो मैंने मान लिया थीटा ई है। थीटा ई क्या है, ई क्यों लगाया है, ई है ये इसी आइंस्टीन के नाम पे ही लगाया गया है, और इसको बोला जाता है आइंस्टीन टेम्परेचर, आइंस्टीन तापमान। थीटा ई है आइंस्टीन तापमान।
अब क्या करना है, जहां जहां एच न्यू अपॉन के आ रहा है वहां वहां आप थीटा ई पुट कर लो। तो सी वी इक्वल टू 3n के एच न्यू अपॉन के की जगह थीटा ई डिवाइडेड बाय टी पूरे का होल स्क्वायर। इस एच न्यू अपॉन के की जगह मैंने थीटा ई पुट किया है जो वहां माना है, जहां एच न्यू अपॉन के है तो थीटा ई की पावर थीटा ई अपॉन टी डिवाइडेड बाय ई की पावर थीटा ई अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर। यही अपना जनरल फॉर्मूला आया है। ठीक, ये आइंस्टीन मॉडल से अपन ने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू और क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे तो अपन यहाँ से रिजल्ट मिल ही नहीं रहा ना, तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक बार हाई टेम्परेचर पे देखो ये वाला रिजल्ट है वो एग्जैक्ट सी वी इक्वल टू 3R वैल्यू दे रहा है क्या, और लो टेम्परेचर पे देखो कि सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यू या सी वी प्रोपोर्शनल टू टी दे रहा है क्या, वो बहुत ही कम टेम्परेचर की वैल्यू थी, प्रैक्टिकल ग्राफ से अपन ने देखी थी। तो ये वाला तो आइंस्टीन ने जनरल फॉर्मूला दे दिया। अब इस पे कंडीशन लगाने के बाद अपन देखेंगे कि ये वाला सी वी इक्वल टू 3R या सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यू वैल्यू देगा, तब तो आइंस्टीन ठीक है, आइंस्टीन मॉडल, अदरवाइज ये भी फेल माना जाएगा। क्लियर? तो आओ इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, जब अपना टेम्परेचर है वो आइंस्टीन टेम्परेचर से बहुत बड़ा हो। केस फर्स्ट ये लगाना कि टेम्परेचर है वो आइंस्टीन टेम्परेचर से बड़ा हो, यानी एच न्यू अपॉन के से इस टी की वैल्यू ग्रेटर हो। एच न्यू अपॉन के को तो थीटा ई माना था, उसी को आइंस्टीन टेम्परेचर नाम दिया था कि टी है वो बहुत ही बड़ा है थीटा ई से, यानी एच न्यू अपॉन के से। यहाँ से आप देखो ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, यानी इन्फिनिटी की ओर जाएगी। मान लो कि टी की वैल्यू है वो अपनी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ई की पावर थीटा ई अपॉन इन्फिनिटी करें तो 1/इन्फिनिटी अपन जानते हैं 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ क्या मिला, ई की पावर 0 यानी वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। ठीक, टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा है, तो थीटा ई अपॉन टी इन्फिनिटी करें तो 1/इन्फिनिटी 0 यानी ई की पावर 0 1 हो गया। ये वाली वैल्यू तो 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ अपने को इस 1 को हटाना है, इस वाले को, नीचे वाले को। इसके लिए अपन ई की पावर थीटा ई अपॉन टी है उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन एक टर्म में लिखेंगे, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, आगे होता है थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे इसका एक्सपेंशन है वो चलता रहता है। तो यहाँ अपन 2 ही टर्म तक एक्सपेंशन लेंगे, क्योंकि अपना मकसद है सिर्फ इस 1 को कैंसिल आउट ही करना है यहाँ, और फिर देखना है कि स्पेसिफिक हीट है वो किस फॉर्म की मिलती है। तो यहाँ ये वाली कंडीशन लगानी है, तो सी वी इक्वल टू 3n के, ये तो वैसा का वैसा ही थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाले जो थीटा ई अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन टी आ रहा है ना, इसकी जगह अपने को 1 पुट करना है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके कंपेयर में मान लिया कि इन्फिनिटी जा रहा है टेम्परेचर, तो ई की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ने इसकी वैल्यू 1 ली है, और नीचे वाले इसकी जगह वो 2 टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे इसको, तो 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी और -1 ये अपना है ही, और इसका होल स्क्वायर है, तो 1 से 1 कैंसिल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो सी वी इक्वल टू 3n के थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, थीटा ई अपॉन टी तो बचा है और उसका होल स्क्वायर है, थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी थीटा ई अपॉन टी आ रहा है, डिवाइड में भी थीटा ई अपॉन टी आ रहा है, मीन्स ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो अपने को क्या मिला, सी वी इक्वल टू 3n के, सी वी इक्वल टू 3n के मिला है,
किस कंडीशन में, जब अपना टेम्परेचर है वो आइंस्टीन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अपन ये जानते हैं कि बोल्ट्जमान नियतांक के पी इक्वल टू होता है R/NA। एन है अवगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू है मोल की संख्या के इक्वल, और आर है वो गैस नियतांक, यानी के बी इंटू एन ए की जगह अपन आर पुट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ ये जो एन इंटू के आ रहा है वहाँ से अपन इसकी जगह आर पुट कर लेंगे, सी वी इक्वल टू 3R। रिजल्ट मिल गया। ये तो कैलकुलेट करना था। मीन्स हाई टेम्परेचर की कंडीशन लगाई यहाँ कि टेम्परेचर है वो बहुत ही बड़ा है, टी ग्रेटर है थीटा ई से, आइंस्टीन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है अपना टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट है, नियत आयतन पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट मिली, सी वी इक्वल टू 3R के इक्वल मिली। यानी आइंस्टीन है वो हाई टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल रिजल्ट के सेम रिजल्ट देने में सक्षम रहा। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि लो टेम्परेचर पे आइंस्टीन का रिजल्ट कैसा मिला। तो आइए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन वो भी कंडीशन लगाते हैं। तो आप साथ साथ नोट कर लेना या फिर बाद में वीडियो को रोक के नोट कर लेना, मेरे को तो यहाँ रफ करना ही होगा। तो के सेकंड लगाओ आप कि जब टेम्परेचर है वो बहुत छोटा हो, किससे, आइंस्टीन टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में देखो टेम्परेचर की वैल्यू कम है, यहाँ अलग से बताती हूँ है ना, थीटा ई अपॉन टी। ये वाला तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाले टर्म अपने को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बस अपने को यहाँ इसका एक्सपेंशन देखना है और फिर अप्लाई करना है। तो ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, यहाँ देखो कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है, ये वाली वैल्यू कम है, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, थीटा ई है ना वो बहुत बड़ा है, थीटा ई है वो इस टेम्परेचर से बड़ा है, छोटे से नंबर से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू तो बड़ी ही आएगी ना, इसकी वैल्यू तो बड़ी ही आएगी। छोटे नंबर से आप किसी बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, बट वैल्यू तो बड़ी ही रहनी है। तो यहाँ पे e की पावर थीटा ई अपॉन टी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, -1 करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब -1 को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इसको नेगलेक्ट मानेंगे बिकॉज ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली इसकी कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इसका क्या रोल है, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, ये वाली टर्म है वो बहुत छोटी है। तो सी वी इक्वल टू अपने को मिलेगा 3Nk थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, और नीचे है मैंने 1 को नेगलेक्ट किया क्योंकि अपनी फर्स्ट टर्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्लियर। अब सी वी इक्वल टू 3Nk थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, यहाँ तो पावर 1 आ रही है इसकी और यहाँ पे पावर 2 आ रही है, मीन्स ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और ये वाली ऊपर जाके एक पावर माइनस की बच जाएगी। ठीक, तो सी वी इक्वल टू 3Nk थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। ये वाला रिजल्ट दिया आइंस्टीन ने लो टेम्परेचर पे, ये वाला रिजल्ट आया है लो टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर पे सी वी इक्वल टू 3R मिला था। हाई टेम्परेचर पे रिजल्ट मिला सी वी इक्वल टू 3R, यानी ये वाला रिजल्ट तो ठीक था, सही था, बट ये वाला ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सी वी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1/t स्क्वायर आ रहा है, सी वी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर या सी वी प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर, यानी यहाँ पे अपने को ये मिल रहा है सी वी प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर। किस कंडीशन में? जब अपना टेम्परेचर है वो लो है, बट वहाँ सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब मिला था प्रैक्टिकल रिजल्ट से, ऐसा आइंस्टीन के रिजल्ट से तो नहीं मिला। मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर की कंडीशन में आइंस्टीन भी फेल हो गया। क्लियर। ये वाला आइंस्टीन का जनरल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पे अपन ने हाई टेम्परेचर पे रिजल्ट कैलकुलेट किया सी वी इक्वल टू 3R, और लो टेम्परेचर की कंडीशन लगाई तो अपने को रिजल्ट मिला सी वी प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर, ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। ये वाली टेम्परेचर पे डिपेंड टर्म भी आ रही है, बट प्रैक्टिकल रिजल्ट से अपने देखा कि सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब मिला था
और उससे भी कम टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T मिला था। बट यहाँ आइंस्टीन का रिजल्ट तो उससे कहीं भी मैच नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ लो टेम्परेचर पे आइंस्टीन भी फेल हो गया। क्लियर? हाई टेम्परेचर पे तो ये भी सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ आइंस्टीन के मॉडल की कमियां में क्या लिखोगे कि आइंस्टीन ने परमाणु में स्वतंत्र दोलक माने, जबकि ये युग्मित होते हैं, और आइंस्टीन का मॉडल है उच्च ताप पर तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने में सफल रहा, बल्कि निम्न ताप पर फेल हो गया। यही आइंस्टीन के मॉडल की कमी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।